नमस्कार दोस्तों। आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट 1996 मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 का एक क्वेश्चन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन जुडिशरी के लिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। आइए कंटिन्यू करते हैं टाइम बिना बिताए हुए। टाइम को लेफ्ट नहीं करना है। फर्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन है, निम्नलिखित में से कौन सा मध्यस्थता और सुलह अधिनियम का प्राथमिक उद्देश्य है? यह है आपका प्राइमरी जो उद्देश्य है वो उद्देश्य क्या है, जो पर्पस है वो पर्पस क्या है। विकल्प जो है, ऑप्शंस जो है ऑलरेडी स्क्रीन पर है, 4 ऑप्शंस है। सही विकल्प ये है, यह हमें वैकल्पिक अल्टरनेटिव डिस्प्यूट को समाधान करने के लिए हमें प्रोत्साहित करता है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया? बी ऑप्शन हो गया, राइट। वैकल्पिक विवाद समाधान को प्रोत्साहित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यस्थता और सुलह अधिनियम के तहत मध्यस्थ जो है वह उनकी नियुक्ति कौन कर सकता है? सीधी सी बात है, जो दो पक्ष है, जब विवाद हुआ तो दो पक्ष हैं, दो पक्ष में किसी एक से नहीं होगा, ना ही कोर्ट इसका करता है। एक्चुअली कंसेंट होना चाहिए दोनों पार्टीज का। दोनों पार्टीज यानी विवाद में जो पार्टी है उस पार्टीज का सहमति कंसेंट होना मस्ट है। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? विवाद के दोनों पक्ष आपसी सहमति से क्या करते हैं? तो मध्यस्थ की नियुक्ति करते हैं। मध्यस्थता का स्थान निर्धारित करता है, यानी ये जो है डिस्प्यूट का जो समाधान होगा वो कहाँ पर होगा, यह मध्यस्थता का स्थान निर्धारित करता है। वो कौन करता है, इससे संबंधित है। तो मध्यस्थता का नियंत्रण करने वाला प्रक्रियात्मक कानून, यानी कानून है वो प्रक्रियात्मक कानून कि एक्चुअल दोनों पक्षों जो अपना डिसाइड करते हैं उसमें से कौन अच्छा रहेगा, या किसी थर्ड जगह पर जाना है, या किस तरह से करना है, यह मध्यस्थता को नियंत्रित करने वाला प्रक्रियात्मक कानून होता है। करेक्ट ऑप्शन इज बी। मध्यस्थता के फैसले को किन आधारों पर चुनौती दी जा सकती है? अब है चैलेंजिंग करना। यदि मध्यस्थता का फैसला दे दिया गया, उसका टाइम पीरियड है कि मैक्सिमम आप मध्यस्थता को कंप्लीट भी कीजिए, आगे क्वेश्चन मिल जाएगा, उससे आपको सारी की सारी ज़्यादा जानकारी मिलेगी, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा। मध्यस्थता कि कितने दिन में कंप्लीट करना है, यदि आप चैलेंज करना चाहते हैं, चुनौती देना चाहते हैं, तब कितने दिन में करके सब मिलेगा। यह क्वेश्चन है, मध्यस्थता को फैसले को किन आधारों पर चुनौती दी जा सकती है। तो ये बेस पूछा जा रहा है कि जिस पर आप चैलेंजिंग करेंगे। यह होता है कि सार्वजनिक नीति का उल्लंघन, जो नीति बनाया गया ऑलरेडी, उसका नीति का उल्लंघन या प्रक्रियात्मक अनियमितताएं, यदि उसमें देखा गया कि जो नीति है उसको कहीं ना कहीं फॉलोअप नहीं किया गया, कहीं ना कहीं अवहेलना किया गया, कहीं ना कहीं इग्नोर किया गया, तब आप क्या कर सकते हैं? चैलेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा सिद्धांत मध्यस्थों को अपने अधिकार क्षेत्र का निर्णय लेने का अधिकार देता है? यह है आपका मध्यस्थ का और अधिकार क्षेत्र का निर्णय। तो अधिकार क्षेत्र का निर्णय जो होगा वो होता है कंपोनेंट्स एंड कंपिटेंस, इस बेस पर होता है, राइट। इसका मतलब ये हो गया कि प्रतिस्पर्धा और प्रतिस्पर्धा इसी बेस पर आपका होगा कि अधिकार क्षेत्र का निर्णय, राइट। नेक्स्ट है, मध्यस्थता और सुलह में अंतर क्या है? राइट। तो आर्बिट्रेशन कॉन्सिलिएशन एक्ट है, इससे संबंधित ये क्वेश्चन है, मध्यस्थता और सुलह में अंतर क्या है? तो सीधी भाषा में यदि करें कि मध्यस्थता एक तटस्थ पक्षधारी द्वारा बाध्यकारी निर्णय लिया जाता है, जबकि सुलह में स्वैच्छिक से होता है, राइट। सुलह में क्या होता है? स्वैच्छिक से यह आपका समाधान होता है। थोड़ा सा इसको कर दूं, मैं जूम से एक कर देता हूँ, राइट, और बने रहिए। ये आपका पूरा क्लियर आ गया। स्वैच्छिक निपटान सुविधा शामिल होता है आपका सुलह में, क्लियर। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया ए नंबर। मध्यस्थता और सुलह अधिनियम की कौन सी संस्था नियंत्रित करती है? संसद। इसके लिए कौन सी कंट्रोल करती है? नियंत्रित करती है संसद।
मध्यस्थता और सुलह अधिनियम के अनुसार मध्यस्थों की संख्या अधिकतम कितनी होनी चाहिए? एक्चुअली बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो मध्यस्थता होगा उसमें मध्यस्थों की अधिकतम संख्या कितनी है? अधिकतम संख्या की कोई निर्दिष्ट सीमा नहीं होती है, वो डिपेंड करता है दोनों पार्टीज पर कि जब कंसेंट देते हैं, सहमति बनाते हैं, उसी पर डिपेंड करती है। निम्नलिखित में से कौन सी एक वैध मध्यस्थता समझौते का विशेषता नहीं है? अब है कि वैलिड जो आर्बिट्रेशन है उसकी जो विशेषता नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें जैसे ऑप्शन यह है कि यह लिखित में होना चाहिए, तो आपका क्वेश्चन यहाँ पर है नेगेटिव वाला कि विशेषता नहीं है, राइट। यह लिखित में होना चाहिए, बिल्कुल सही है। इस पर दोनों पक्षों का हस्ताक्षर होना चाहिए, ये भी सही है। अब है कि इस विवाद का सटीक समाधान शामिल होना चाहिए। सटीक क्यों? एक्चुअली जो भी समाधान हो वह सटीक ना हो, बल्कि वह समाधान क्लियर होना चाहिए। ये जो सी नंबर है, ये सी नंबर कहीं ना कहीं नहीं आ रहा है। और डी नंबर है कि यह किसी वर्तमान या भविष्य के विवाद से संबंधित होना चाहिए। विवाद से संबंधित होना मस्ट है, लिखित होना भी मस्ट है, सिग्नेचर होना भी मस्ट है, यानी सटीक समाधान की जरूरत नहीं है। करेक्ट ऑप्शन हो गया आपका सी नंबर इज करेक्ट। भारत में मध्यस्थता और सुलह अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? जैसे कि आप जानते हैं आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन एक्ट 1996 है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन भी यही होगा 1996, बी नंबर इज करेक्ट। मध्यस्थता और सुलह अधिनियम के तहत अंतरिम उपाय देने की शक्ति किसके पास है? यह अंतरिम उपाय देने का, अंतरिम उपाय जो होगा वह मध्यस्थ भी दे सकते हैं और न्यायालय, दोनों के दोनों दे सकते हैं। तदर्थ, तदर्थ मध्यस्थता शब्द का अर्थ, यह तदर्थ मध्यस्थता शब्द का अर्थ क्या होता है? एक्चुअली जब कभी भी संस्थागत नियमों के बिना आयोजित मध्यस्थता होती है उसी को हम बोलते हैं तदर्थ मध्यस्थता। करेक्ट नंबर इज बी, संस्थागत नियमों के बिना आयोजित मध्यस्थता। मध्यस्थता के संदर्भ में न्यूयॉर्क कन्वेंशन का क्या महत्व है? न्यूयॉर्क कन्वेंशन से आपका एलएलबी में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, न्यूयॉर्क कन्वेंशन क्या है? तो मध्यस्थता के संदर्भ में यदि न्यूयॉर्क कन्वेंशन की बात करें तो इनका जो महत्व है यह बताता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मध्यस्थ पुरस्कारों की मान्यता और प्रवर्तन की सुविधा प्रदान करना। मध्यस्थता और सुलह अधिनियम को किसी अन्य कानून के बीच टकराव की स्थिति में कौन सा कानून मान्य होगा? वो होगा मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, यानी आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन एक्ट, राइट। करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मध्यस्थता और सुलह अधिनियम की कौन सी धारा भारत में विदेशी पंचाटों के प्रवर्तन से संबंधित है? वह सेक्शन है आपका 48। करेक्ट ऑप्शन इज बी। मध्यस्थता और सुलह अधिनियम के तहत भारत में मध्यस्थता पुरस्कार को चुनौती देने की समय सीमा क्या है? पहले जो क्वेश्चन था वो तो चुनौती दे कौन सकता है, उसके बाद यहाँ पर जो है वह है चैलेंजिंग का समय सीमा, टाइम लिमिट क्या है? वह है आपका टाइम लिमिट 90 डेज। करेक्ट ऑप्शन इज सी। निम्नलिखित में से कौन सा मध्यस्थता और सुलह अधिनियम के तहत मध्यस्थता पुरस्कार को रद्द करने का अधिकार नहीं है? वह है आपका मध्यस्थ द्वारा गलत निर्णय। इसे आप मध्यस्थता करने के बाद मध्यस्थ पुरस्कार को रद्द करने का आधार नहीं बनता है कि यह जो दिया गया निर्णय वो गलत है, यह आधार नहीं बना सकते हैं। अधिकार आप आधार दूसरा बनाइए। मध्यस्थता और सुलह अधिनियम के तहत मध्यस्थ की नियुक्ति को कौन चुनौती दे सकता है? मैंने पीछे भी एक क्वेश्चन इससे रिलेवेंट था जिसमें बताया था कि जब कभी भी होता है तो जिस तरह से आप सिलेक्शन करते हैं कि दो पक्ष का कंसेंट होना जरूरी है, तो यदि इसकी मध्यस्थ की नियुक्ति को चैलेंजिंग करेंगे तो दो पक्ष में से कोई भी पक्ष उसको चैलेंज कर सकता है, कोई एक पक्ष। भारत में मध्यस्थ और सुलह अधिनियम के तहत मध्यस्थता की सुलह से संबंधित मामलों का पर किस न्यायालय का अधिकार क्षेत्र है? वह है आपका सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। मध्यस्थता योग विवाद शब्द का अर्थ क्या है? मध्यस्थता योग विवाद यानी ऐसा विवाद जो मध्यस्थता से
विवाद को निपटाया जा सकता है। तो इस शब्द का अर्थ क्या होता है? एक्चुअली वो ऐसा विवाद होता है जिससे कानून के अनुसार, यानी ऐसा ना कि लॉ के अनुसार ना हो, कानून के अनुसार यदि उस विवाद को मध्यस्थता के अनुसार सुलझाया जा सकता है तो वह विवाद जो है मध्यस्थता योग्य विवाद कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनसेटल्ड मॉडल कानून की क्या भूमिका है? मध्यस्थता में अनसेटल्ड कानून मॉडल का क्या भूमिका है? एक्चुअली यह बताता है कि जब कभी भी अंतर्राष्ट्रीय कानून की सामंजस्य स्थापित करे उसे हम बोलते हैं कि यह आपका अनसेटल्ड मॉडल कानून का रोल इसमें आएगा। मध्यस्थता और सुलह अधिनियम के तहत मध्यस्थता पुरस्कार देने की समय सीमा क्या है? यह पुरस्कार यह होता है कि जिसको हम फाइनल डिसीजन बोलेंगे। तो जब कभी मध्यस्थता में कोई विवाद चला जाता है तो उसका समय सीमा है कि उस विवाद को यानी केस को ख़त्म कर देना है और फाइनल जजमेंट जो है वो दे देना है। जो भी होगा निर्णय वो निर्णय देना है। तो उसकी जो समय सीमा है, टाइम लिमिटेशन है, वो आपका 12 मंथ है, 12 मंथ्स है। और 12 महीने के अंदर जो है आपको वह देना पड़ेगा कि जो भी डिसीजन होगा फाइनल दोनों पक्ष के लिए। मध्यस्थता और सुलह अधिनियम की कौन सी धारा नियुक्ति प्रक्रिया की विफलता के मामले में मध्यस्थों की नियुक्ति से संबंधित है? वो सेक्शन है 11। ऐसी स्थिति के लिए क्या सब प्रयुक्त है जहां मध्यस्थता और सुलह अधिनियम के तहत अपने कार्य करने में असमर्थ होता है? उसे हम बोलते हैं अक्षमता। अक्षमता यानी अक्षम होता है। यदि वो सक्षम नहीं है तो हम उसे बोलेंगे कि यह जो व्यक्ति अक्षमता का दिखा रहा है, असमर्थ है करने में। भारत में मध्यस्थता और सुलह अधिनियम की क्षमता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ABCD आपके ऑप्शन है और करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो होगा आपका बी। ये घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों विवादों पर लागू होता है। मध्यस्थता में पक्ष स्वायत्तता का सिद्धांत क्या है? पक्षों को लागू कानून और प्रक्रिया तय करने की स्वतंत्रता है। यानी जो कानून संबंधित है और जो प्रोसेस है वह दोनों पक्षों में से दोनों पक्षों के पास वह स्वतंत्र है अपनी प्रक्रिया तय करने के लिए। बी नंबर इज करेक्ट ऑप्शन। मध्यस्थ के संदर्भ में एक्स एको एट बोनो शब्द का क्या अर्थ होता है? एक्स एको एट बोनो, इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ ये होता है कि जो मध्यस्थता होनी चाहिए वह निष्पक्ष और अच्छे विवेक पर आधारित होना चाहिए। मुकदमेबाजी की तुलना में मध्यस्थता का निम्नलिखित में से कौन सा लाभ नहीं है? एक्चुअली जब कभी भी मुकदमेबाजी में विवाद में बोलेंगे कि मध्यस्थता का लाभ क्या नहीं है तो वह होगा प्रवर्तनीयता का अभाव, यानी सी नंबर इज करेक्ट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैकल्पिक विवाद समाधान अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र ICADR की प्राथमिक भूमिका क्या है? वैकल्पिक विवाद समाधान के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय केंद्र बनाया गया है उसमें जो प्राथमिक भूमिका है वह होता है कि जो भी वैकल्पिक विवाद समाधान में प्रशिक्षण और अनुसंधान की जरूरत पड़ती है वह यह बताता है और उसे अप्लाई भी किया जाता है। प्रशिक्षण और अनुसंधान प्रदान करना ही भूमिका है। मध्यस्थता और सुलह अधिनियम की कौन सी धारा मध्यस्थता समझौते की परिभाषा और स्वरूप को नियंत्रित करती है? वह है आपका सेक्शन 7। सेक्शन 7 बताता है कि समझौते की परिभाषा और स्वरूप को नियंत्रित करना भी बताता है। विवाद उत्पन्न होने के बाद विवादों की मध्यस्थता के लिए प्रस्तुत करने के समझौते के लिए क्या शब्द है? वह शब्द है बी विवाद पश्चात मध्यस्थ खंड,
यानी विवाद के बाद जो मध्यस्थता को यदि खंडित कर देता है, एक्सेप्टेंस के बाद वो नहीं चाहता है, चैलेंजिंग करता है, तब या तो वह तोड़ देता है जो भी जजमेंट दिया गया, जो फाइनल उन लोग को मध्यस्थता कर दिया गया दोनों पक्षों को, और यह दोनों पक्ष में से कोई नहीं मानता है, तब उसे खंडित करना ही बोला जाता है। राइट, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? बी नंबर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मध्यस्थता और सुलह अधिनियम के तहत मध्यस्थता में अंतरिम उपाय जारी करने की शक्ति किस प्राधिकरण के पास है? तो यह है आपका ऑथोरिटी से संबंधित कि यह जो अंतरिम उपाय जारी करने का है, यह प्राधिकरण किसके पास है? वह है मध्यस्थता न्यायाधिकरण, यानी जो मध्यस्थता में शामिल मेंबर है उनको वही है। यह सिद्धांत क्या है जो पक्षों की मध्यस्थता द्वारा पहले से ही निपटाए गए मामलों पर पुनः मुकदमा करने से रोकता है? वह है आपका, जैसे एक मध्यस्थता हो चुका है और उसी को आप फिर दोबारा मुकदमा में लाना चाहते हैं, यह है रेस जुडिकाटा। रेस जुडिकाटा में से होता है यदि एक केस ऑलरेडी चल रही है, दूसरा सेम पर नहीं करना, ये होगा रेस जुडिकाटा, न्यायिक निर्णय। इसमें ऑप्शन अलग कर दिया, यहाँ पे ये सही है, रेस जुडिकाटा ही होता है न्यायिक निर्णय। मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम के अंतर्गत मध्यस्थ निर्णय को रद्द करने के लिए आवेदन करने की समय सीमा क्या है? यह आपका, यदि मध्यस्थता शुद्ध हो रही है और उनका जो निर्णय दिया गया, जो फाइनल डिक्री मिला, तो उस को आप रद्द करना चाहते हैं, चैलेंज करना चाहते हैं क्योंकि आप सेटिस्फाई नहीं हुए, उसकी समय सीमा है 90 डेज। 90 डेज के अंतर्गत आप उनके निर्णय को रद्द करने के लिए आवेदन दे सकते हैं। मध्यस्थता और सुलह अधिनियम की कौन सी धारा मध्यस्थता कार्यवाही की गोपनीयता से संबंधित है? यह है कि आपको सीक्रेट रखना है, गोपनीयता रखना है, जो भी कार्यवाही चल रही है वह है आपका सेक्शन 32। उस प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है जहां विवाद में पक्षकार निर्णय दिए बिना किसी तीसरे पक्ष के विवाद और समाधान की सहायता का अनुरोध करता है? वह है आपका सुलह। मध्यस्थता नहीं होगा, सुलह है। मध्यस्थता और सुलह अधिनियम के तहत मध्यस्थता समझौते के वैध होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी आवश्यकता नहीं है? वह है इसे नोटरीकृत, यानी जो आप कोर्ट में जाकर नोटरी से सील और उसका रजिस्टर मेंटेन है, उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मध्यस्थता उस पर साइन करता है, दोनों पक्ष भी उस पर साइन करता है। गवाह यदि रहता है तो गवाह भी वहाँ पर साइन कर देता है, तो इसीलिए वहाँ पर आवश्यकता नहीं है नोटरी का करवाना, नोटरीकृत करवाना नहीं है, नोटरी का साइन सील की कोई ज़रूरत नहीं है। मध्यस्थता प्रक्रिया के अंत में मध्यस्थ द्वारा लिए गए निर्णय को क्या बोलते हैं? जैसे कि मैंने आपको शुरू में बोला था कि मध्यस्थता द्वारा जो होता है, जो पुरस्कार होता है, वो पुरस्कार क्या होता है? डिसीजन होता है, जजमेंट होता है, निर्णय देना होता है। यहाँ पर क्वेश्चन हो गया कि मध्यस्थता द्वारा जो मध्यस्थ में जो निर्णय दिया जाता है उसे क्या बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं हम बोलते हैं पुरस्कार बोलते हैं। राइट, मध्यस्थता और सुलह अधिनियम की कौन सी धारा न्यायाधिकरण को अंतरिम उपायों के प्रवर्तन का आदेश देने का अधिकार देती है? वो है 17(2). किसी मौजूदा विवाद को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने के समझौते के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है? वह है विवाद पूर्व मध्यस्थता खंड। न्यायालय द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ गवाह, यह सही ऑप्शन इस क्वेश्चन को आ जाइए। मध्यस्थता और सुलह अधिनियम के तहत मध्यस्थता कार्रवाई में सबूत का भार कौन वहन करता है? यह है दोनों पक्ष, सहमति भी दोनों रखते हैं, जो भी उस पर खर्च होता है वह भी दोनों पक्ष ही करते हैं। मध्यस्थता और सुलह अधिनियम की कौन सी धारा मध्यस्थ की निष्पक्ष को चुनौती देने के आधार से संबंधित है?
यह है सेक्शन से संबंधित। सेक्शन पूछा जा रहा है वो सेक्शन है आपका 13 बताता है कि कौन सी आप मध्यस्थता की जो निष्पक्ष को चुनौती देने का आधार है, वो आधार जो है, यदि जो मध्यस्थ के द्वारा जो मध्यस्थता की गई वो निष्पक्षीय है, निष्पक्ष नहीं है और उसको चैलेंज करना चाहते हैं, यदि आप सेटिस्फाइड नहीं है और उसमें आपको लगता है कि नहीं कहीं ना कहीं मिली भगत थी, तो आप सेक्शन 13 के अकॉर्डिंग आप चैलेंज कर सकते हैं। उस स्थिति के लिए क्या सब प्रयुक्त होता है जहां मध्यस्थता प्रक्रिया के दौरान इस्तीफा दे देता है या तो हटा दिया जाता है। मुझे वह जो शब्द है वो है रिक्ति, यानी रिक्ति में क्या होता है, वो वैकेंट रह जाता है, या तो वो अपने छोड़ के चला जाता है जो मध्यस्थ रहता है कंसेंट के अकॉर्डिंग, या तो वह देखा जाता है कि यदि वो उस योग नहीं है उसे हटा दिया जाता है, तो उसे हम बोलते हैं रिक्ति। मध्यस्थ वसूल अधिनियम की कौन सी धारा अंतरिम उपाय प्रदान करने के लिए मध्यस्थ की शक्ति को परिभाषित करता है? वो सेक्शन है आपका 17। मध्यस्थ प्रक्रिया का संचालन करने वाली संस्था द्वारा आयोजित मध्यस्थता के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है? वह संस्थागत मध्यस्थता। करेक्ट आंसर है संस्थागत मध्यस्थता। मध्यस्थता और सुलह अधिनियम के तहत मध्यस्थता में दावे और बचाव के बयान प्रस्तुत करने की समय सीमा क्या है? वह समय सीमा है आपका 90 दिन। मध्यस्थता और सुलह अधिनियम की कौन सी धारा विदेशी पुरस्कारों के मान्यता और परिवर्तन से संबंधित है? वह सेक्शन है आपका 45 जो कि बताता है विदेशी पुरस्कार और मान्यता और प्रवर्तन के बारे में। मध्यस्थता में सीट शब्द का अर्थ क्या होता है? यदि मैं सीट की बात करूं तो वह जगह फिजिकल रूप से होता है जहां मध्यस्थता की सुनवाई की जाती है और वो पूरा का पूरा प्रोसेस करके ख़त्म की जाती है। वह है मध्यस्थता में सीट का अर्थ क्या है? यह है आपका नंबर ए बताता है कि वो भौतिक स्थान जहां मध्यस्थता की सुनवाई होती है उसी हम सीट बोलते हैं। मध्यस्थता और सुलह अधिनियम की कौन सी धारा न्यायाधिकरण को विवाद में मूल राशि पर ब्याज देने का अधिकार देते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मूल राशि पर ब्याज देने का अधिकार देते हैं, वह सेक्शन है आपका 31A। उस समझौते के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है जो किसी पक्ष द्वारा दावा करने के लिए समय सीमा निर्धारित करता है? वह है आपका समय सीमा खंड। मध्यस्थता और सुलह अधिनियम के तहत इस संस्था को मध्यस्थ न्यायाधिकरण के क्षेत्राधिकार को निर्धारित करने की शक्ति प्राप्त करता है। वह है आपका मध्यस्थ न्यायाधिकरण, यानी आपका करेक्ट आंसर हो गया सी। मध्यस्थता और सुलह अधिनियम की कौन सी धारा मध्यस्थता कार्यवाही में साक्ष्य लेने में न्यायालय की सहायता से संबंधित है? वो सेक्शन है आपका सेक्शन 27। मध्यस्थता कार्यवाही के लिखित रिकॉर्ड के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है? लीजिए, हाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो भी रिटर्न पूरे के पूरे एप्लीकेशन पिटीशन लिया जाता है, फिर जो भी उनको पुरस्कार दिया जाता है वो भी रहता है रिटर्न में, साइन सिग्नेचर दोनों पार्टी का भी रहता है, मध्यस्थ का भी रहता है। वो उसे क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं, और भी जो पेपर जो उनसे संबंधित पेपर रिकॉर्ड में रहता है उस सभी को बोलते हैं बैठक का कार्यवृत्त। राइट, करेक्ट ऑप्शन इज ए। मध्यस्थ और सुलह अधिनियम के तहत यदि कोई मध्यस्थ कार्यवाही में हट जाता है, स्थानापन्न मध्यस्थ नियुक्त करने का अधिकार किसके पास है? वह है आपका हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट नहीं बल्कि हाई कोर्ट। उस स्थिति के लिए क्या सब प्रयुक्त होता है जहां पक्षकार पारस्परिक रूप से मध्यस्थता कार्यवाही को समाप्त करने का सहमति होते हैं, दोनों आपस में कहता है कि अब जल्दी से उसे हम खत्म करें। वो है आपका निपटा। राइट, निपटा मतलब हुआ कि आप कार्यवाही को समाप्त कीजिए, जो भी है सहमति है, आप आगे लंबा नहीं जाने दीजिए। और आपको ये भी बताया हूँ कि लिमिटेशन जो है टाइम लिमिट वो भी है 12 मंथ्स है। मध्यस्थ और सुलह अधिनियम की कौन सी धारा मध्यस्थता पुरस्कार बनाने के लिए समय सीमा के विस्तार
से संबंधित है, यानी पुरस्कार मतलब निर्णय जो देता है, फाइनल निर्णय, वो है आपका सेक्शन 38 38 धारा बताता है। मध्यस्थता और सुलह अधिनियम के तहत सुनवाई पूरी होने के बाद मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा अंतिम निर्णय देने की समय सीमा क्या है? वो है आपका अंतिम निर्णय देने की समय सीमा, यानी पुरस्कार, वो है आपका 12 महीना। पक्षों के बीच अपने विवादों को एक विशेषज्ञ समक्ष प्रस्तुत करने के लिए समझौते के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है? जो मुद्दे पर अपनी राय देता है, वह है विशेषज्ञ निर्धारण। जो उसमें स्पेशलिस्ट रहता है वो अपना देता है। मध्यस्थ और सुलह अधिनियम के तहत किस संस्था को मध्यस्थता कार्यवाही शुरू करने होने से पहले अंतरिम उपाय प्रदान करने की शक्ति है? वह है आपका हाईकोर्ट, राइट। जिसमें कि हाईकोर्ट के पास कार्रवाई शुरू होने से पहले अपने अंतरिम उपाय प्रदान करने की शक्ति है। किसी मध्यस्थ के अपने अधिकार क्षेत्र का दायरा तय करने का अधिकार के प्रयुक्त शब्द क्या है? वह है कॉम्पेटेंस और कॉम्पोटेंस। यही आपका है शब्द है जो यह बताता है उसका अधिकार क्षेत्र क्या है, कहाँ तक वो क्या कर सकता है। मध्यस्थ और सुलह अधिनियम के तहत कौन सी धारा मध्यस्थता कार्यवाही की समाप्ति से संबंधित है? वो सेक्शन है आपका सेक्शन 33। उस सिद्धांत के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है जहां मध्यस्थ विवाद पर कानूनी नियमों और सिद्धांतों को लागू करता है? वह है आपका करेक्ट ऑप्शन पहले देख लीजिए, एक्स एको एटवेनो, जबकि इससे संबंधित क्वेश्चन मैंने आपको बताया भी था, राइट। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका लेक्स आर्बिट्री। मध्यस्थ और सुलह अधिनियम के तहत मध्यस्थता की लागत कौन सा वहन करता है? जो भी लागत होगी, जो भी खर्च होगी, वो दोनों के दोनों पक्ष करेंगे और दोनों पक्ष समान रूप से करेंगे, बराबर में करेंगे। मध्यस्थता सुलह अधिनियम की कौन सी धारा मध्यस्थता कार्यवाही की भाषा से संबंधित है? यह है मध्यस्थता कार्यवाही की भाषा, तो वह है आपका 26 बताता है जो कार्रवाई होगी वो किस तरह होगी, समय, पीरियड, सब वो प्रोसेसिंग को बताता है। उन स्थिति के लिए क्या शब्द प्रयुक्त होता है जहां मध्यस्थ का मध्यस्थता के परिणाम व्यक्तिगत हित है? वह है आपका हितों का टकराव, राइट। वह स्थिति जो मध्यस्थ और मध्यस्थता के परिणाम से व्यक्तिगत हित होता है, तो व्यक्तिगत हित जब बोलेंगे तो हो गया हितों का टकराव। मध्यस्थता और सुलह अधिनियम के तहत मध्यस्थता कार्यवाही में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया निर्धारित करने की शक्ति किसके पास है? वह है मध्यस्थता न्यायाधिकरण। उन समझौते के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है जिसमें विवाद उत्पन्न होने के बाद पक्षकार मध्यस्थता के माध्यम से अपने विवादों को निपटाने के लिए सहमति होते हैं? वह है आपका विवाद पश्चात मध्यस्थता खंड। विवाद पश्चात मध्यस्थता खंड। मध्यस्थता और सुलह अधिनियम के तहत गवाहों की उपस्थिति या दस्तावेजों के उत्पादन के लिए आदेश देने की शक्ति किसके पास है? वह है मध्यस्थता न्यायाधिकरण। आप यदि चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। 100 क्वेश्चंस को पूरा करने की कोशिश कर रहा हूँ कि 100 क्वेश्चन एमसीक्यू पूरा हो जाए, और 100 क्वेश्चन में से मोस्टली क्वेश्चन आपका आर्बिट्रेशन और कॉन्सिलेशन एक्ट को पूरे के पूरे कवर कर लेगा। कुछ एक्ट छूट जाएगा, तो एक्ट बेस पर भी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वह तो है ही, बाद में क्या आपका जो है संबंधित क्वेश्चन, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका 100 क्वेश्चन के अंतर्गत आ जाएगा। किसी विशेषज्ञ के निर्णय के माध्यम से अपने विवादों को सुलझाने के लिए पक्षों के बीच समझौते के लिए जो प्रयुक्त शब्द होता है, जो प्रयुक्त शब्द है, वह शब्द क्या है? वह है विशेषज्ञ निर्धारण। वह है आपका विशेषज्ञ निर्धारण। मध्यस्थता सुलह अधिनियम के अंतर्गत मध्यस्थता निर्णय को रद्द करने के लिए आवेदन करने की समय सीमा। यदि आपको मध्यस्थता निर्णय दिया, जो फाइनल पुरस्कार दिया,
और वह उससे आप सेटिस्फाइड नहीं हैं, तो वह जो आवेदन को आप आवेदन करेंगे, तो वह आवेदन की जो टाइम लिमिट है, समय सीमा है, वह है निर्णय देने के बाद 90 दिन के भीतर, राइट, 90 डेज। मध्यस्थ और सुलह अधिनियम की कौन सी धारा मध्यस्थता पुरस्कार के स्वरूप और विषय वस्तु से संबंधित है? वह है आपका सेक्शन 31।